क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आज एक उस सवाल पर दो टूक में हम बात करेंगे जो सवाल पिछले करीब करीब 2-2.5 दशक से हर वक्त हम देखते हैं कि सवाल देश के सामने उठता है, लेकिन इसका जवाब जो है वो मिल नहीं पाता। सवाल कश्मीरी पंडितों के, विस्थापित कश्मीरी पंडितों की घर वापसी से जुड़ा है। करीब करीब 90 के दशक में हमने देखा था कि हजारों और लाखों कश्मीरी पंडित जो हैं वो मजबूर हुए थे अपना घर छोड़ने के लिए, कश्मीर से निकलकर देश के अन्य हिस्सों में चले गए थे। लेकिन उसके बाद से उनकी वापसी को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई हैं, बहुत सारे ऐलान किए गए हैं, लेकिन आज तक सिर्फ एक कश्मीरी परिवार पिछले 26-27 सालों में, जी हां, सिर्फ एक कश्मीरी परिवार वापस लौटा है। लेकिन अब पीडीपी और बीजेपी की सरकार ने और साथ साथ महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को विधानसभा में एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि ससम्मान वापसी होगी कश्मीरी पंडितों की और इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है, और साथ साथ उन्होंने अपनी एक योजना का खाका भी पेश किया। लेकिन वो योजना का खाका क्या है और कितना वो योजना का जो पूरा खाका उन्होंने पेश किया वो वास्तव में किस हद तक जो है वो इंप्लीमेंट हो सकता है, ये बात हमारे सामने। और बड़ी बात ये भी है कि क्या इस मुद्दे पर एक बार फिर से कश्मीर का, घाटी का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो अलगाववादी हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं और कश्मीर में लगातार बंद का ऐलान किए जा रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम इस चर्चा को शुरू करें, हमारी एक रिपोर्ट है इस पूरे मुद्दे पर, उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। 90 के दशक में अपने घर से बेघर किए गए और करीब 2.5 दशक से अपने ही देश में विस्थापित की जिंदगी जी रहे कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की उम्मीदें एक बार फिर जगी हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को विधानसभा में कहा कि सरकार कश्मीरी पंडितों को घाटी वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मसले पर पीडीपी भाजपा सरकार का रुख साफ करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीरी पंडित जब तक अपने पैतृक निवास पर जाने में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते, तब तक सरकार उनके लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था करेगी। विपक्ष और अलगाववादियों द्वारा कश्मीरी पंडितों के लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था का विरोध करने की आलोचना करते हुए महबूबा ने कहा कि अस्थायी आवास की इन कॉलोनियों में कश्मीरी पंडितों के अलावा मुसलमान और सिख प्रवासी भी रह सकेंगे। और 2005 में बने प्रधानमंत्री के कार्य समूह ने इसी तरह के आवास के निर्माण का सुझाव दिया था। महबूबा के इरादे भले ही साफ दिख रहे हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी का मामला बेहद जटिल है, खासकर ये देखते हुए कि कुछ विपक्षी पार्टियों और अलगाववादियों ने इस मुद्दे पर राजनीति शुरू कर दी है और घाटी का माहौल बिगाड़ने के लिए ये लोग लगातार भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। यहाँ तक कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सैयद अली शाह गिलानी, यासीन मलिक और मीरवाइज उमर फारूक जैसे विरोधी गुटों के नेता भी कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का विरोध करने के लिए एक दूसरे से मिल गए हैं। आंकड़ों के हिसाब से करीब 79,000 विस्थापित कश्मीरी पंडित परिवार रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 60,000 परिवार जम्मू में, जबकि 19,000 परिवार दिल्ली में रह रहे हैं। तो ये हमारी रिपोर्ट थी और आज वो दो सवाल जिसके इर्द गिर्द इस चर्चा को समेटेंगे, वो दो सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारा पहला सवाल, आज का जो पहला सवाल दो टूक का है, वो ये है कि आखिर कितना उचित है विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए अस्थायी संयुक्त बस्ती बनाने का निर्णय जो है। ये संयुक्त बस्ती की बात की, जैसा कि महबूबा मुफ्ती ने भी अपने बयान में कहा कि इस बस्ती में कश्मीरी पंडित भी होंगे, सिख भी होंगे और साथ साथ मुस्लिम परिवार भी होंगे। ये हमारा आज का पहला सवाल है, कितना उचित है ये फैसला। और हमारा आज का दूसरा सवाल, क्या कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के मुद्दे पर अलगाववादी और कुछ राजनीतिक पार्टियां जो कि वहां की स्थानीय राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या इस पर घाटी में भड़काऊ राजनीति कर रही हैं? यह हमारा आज का दूसरा सवाल है। और हमारे आज के तीन मेहमान, आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ आरपी सिंह साहब हैं। आरपी सिंह साहब बीजेपी के वरिष्ठ स्पोक्स पर्सन हैं। और हमारे साथ दूसरे मेहमान, हमारे साथ सुशील पंडित जी हैं। सुशील पंडित जी कश्मीरी पंडित हैं और कश्मीर के मामलों के जानकार हैं। हमारे तीसरे मेहमान आलोक शर्मा जी हैं। आलोक शर्मा जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। और मैं ये बता दूं, इससे पहले हमने कोशिश करी थी कि कश्मीर
से हम एक राजनीतिक प्रतिनिधि को जोड़ते। हमने कोशिश की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता को इस कार्यक्रम में बुलाने की, लेकिन उन्होंने किन्हीं कारणों से इस कार्यक्रम में शिरकत करने से इनकार कर दिया। बहरहाल मैं आरपी सिंह साहब आपसे शुरू करता हूं, क्योंकि पीडीपी और बीजेपी की सरकार है, महबूबा मुफ्ती कह रही है, लेकिन इस तरह के ऐलान पहले भी बहुत बार सुने गए हैं, पहले भी बहुत बार कहा गया है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी होगी, लेकिन सिर्फ वायदे रह गए। कितना भरोसा आप पर, आपकी सरकार पर करें? मुझे पहले के वादों का पता नहीं, परंतु मैं एक बात कह सकता हूं कि हमारी सरकार, बेशक वो केंद्र में हो, बेशक वो राज्य में हो, हम बिल्कुल सीरियस हैं कि हर कीमत पे कश्मीरी पंडित वापस वहां पर आएँ, वहां पर जैसे उनके हिसाब से सम्मानजनक स्थिति बन सके उस स्थिति से आएँ। ये नहीं कि उनके लिए कोई जबरदस्ती हो, और मन से आए, ऐसी स्थिति बने, ऐसा माहौल वहाँ खड़ा हो। और एक बात और कह देता हूँ मैं आपको, ये जो अभी सारा मामला चल रहा है उसके एक कारण ये है कि हम लोगों ने मोदी जी ने पिछले दिनों एक पैकेज अनाउंस किया जिसके अंतर्गत कश्मीरी पंडितों को वहाँ जॉब्स अलॉटमेंट हो और उनके लिए भी एक रहने की सुविधा को इस समय जिस प्रकार से वो लोग रह रहे हैं वहाँ पर, जो जो एम्प्लॉइज़ हैं वहाँ पे, मेरे अंदाजा लगभग 3000 के लगभग एम्प्लॉइज़ हैं, 2200-2300 लगभग एम्प्लॉइज़ हैं, और वो जिस प्रकार की स्थिति में रह रहे हैं, और अभी जो अगले एम्प्लॉइज़ जो हायर किए जाने हैं कश्मीरी पंडित, उनके लिए भी एक रहने की स्थिति ठीक हो, ये उसकी सारे दायरे में सारी बातचीत हो रही है। और फिर साथ साथ जो कश्मीरी पंडित हमारे जो मित्र हमारे हैं वो आए और वहाँ पर बिल्कुल मान के साथ अपने सम्मान के साथ वहाँ रहें, इसकी चिंता है। पर आरपी सिंह साहब, एक चीज क्लैरिटी नहीं, क्योंकि कई बार इस पर जो है विरोधाभासी बातें आती हैं। हालांकि अभी गृह मंत्री ने जो बयान दिया और महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया वो करीब करीब एक लाइन पर है, लेकिन बीजेपी से कई बार ऐसे सुर सुनाई देते हैं कि आप अलग कॉलोनी की बात कर रहे हैं। अभी महबूबा मुफ्ती ने जो कहा, उन्होंने कहा एक कंपोजिट एक कॉलोनी होगी जिसमें और भी लोग होंगे, 50% अगर कश्मीरी पंडित होंगे। तो आपको लगता है ये जो बात महबूबा मुफ्ती ने कही, क्या ये सही डायरेक्शन में है और क्या ये एक हल हो सकता है? मैं वापस कह रहा हूँ, ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। जो अभी बातचीत हुई है, वो जो मेरी जानकारी है, वो उन लोगों के लिए जो वहाँ पे अभी ऑलरेडी जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो जिनको अभी एम्प्लॉय किया गया सरकार की ओर से, वहाँ की सरकार ने एम्प्लॉय करना शुरू किया, और अभी बाकी 3 या लोग और एम्प्लॉय होने हैं। तो उनके लिए कोई वहाँ पर ऐसे और भी जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उनके लिए कंपोजिट कॉलोनी में उदाहरण देता हूँ, ऐसे कई MLAs हैं, ऐसे कई और लोग हैं जो तंग हैं। जैसे हमारे एक सूफी यूसुफ नाम से वहाँ MLC हैं, वो अनंतनाग में रहते थे, अब वहाँ रहने की परिस्थिति में नहीं, तो वो आकर श्रीनगर में आ गए। अब वो एक कमरे या 2 कमरे किसी एक सेट में रहते हैं। उनके साथ हमारा एक और कार्यकर्ता MM वार है, वो अपने गांव में नहीं रह सकता, वहाँ आकर रह रहा है। तो इस प्रकार के लोग और जो एम्प्लॉइज हैं सारे, जो सरकार से संबंध है, कश्मीरी पंडितों की बात कर रहा हूं, उनके लिए वो एम्प्लॉइज भी कश्मीरी पंडित, वो जो एम्प्लॉइज हैं वो भी कश्मीरी पंडित हैं, उनकी कॉलोनी की भी बात हो रही है। अभी बाकी कश्मीरी पंडित जो बाकी लोगों ने है ना, उसके बारे में बातचीत अलग से होनी है। ये जो सारी बातचीत का सिलसिला है, वो कश्मीरी जो पंडित जो एम्प्लॉइज हैं वहाँ पर, उनको लेकर कि उनके रहने के लिए कोई सुविधा हो, उनके की व्यवस्था हो वैली के अंदर, घाटी के अंदर, उसकी चिंता हो रही है। और उसमें जो बाकी इस प्रकार के जो मैंने आपका नाम बताया, ऐसे और जो और इसमें सिख बंधु भी होंगे, उनको भी वहां रहने का एक पूरे एक उनके लिए कॉलोनी बन सके, सरकारी कॉलोनी बन सके, कि सरकारी एम्प्लॉय वहां के, उनके लिए सरकारी कॉलोनी बन सके, इससे शुरुआत हो वहां पर। चलिए मैं इस पर आऊंगा, क्योंकि थोड़ी सी क्लैरिटी की इसमें मुझे अभी भी थोड़ी कमी लग रही है। पर फिर भी आलोक जी, आपको लगता है कि जो वापसी के लिए जो फिलहाल महबूबा मुफ्ती ने कहा, क्या वो एक फॉर्मूला हो सकता है जिस पर कि सब लोग मिलकर के एक राय के साथ आगे बढ़ सके? देखिए, मैं समझता हूं महबूबा जी ने जो कहा है कि अप्रैल 2008 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जिस तरह से प्रावधान किया था उसको आगे बढ़ाया जाएगा। 1618 करोड़ रुपया उस समय पर दिया गया था कि जो कश्मीर का रिकंस्ट्रक्शन है जम्मू कश्मीर का, उसके तहत कश्मीरी भाइयों को भी, पंडित भाइयों को भी वहां पर पुनर्वास के लिए उसके अंदर प्रावधान था, और उसी के तहत तमाम तरह की चीजें 5000 रुपए से लेकर 6600 रुपए किया गया, जो उनका अकोमोडेशन का चार्जेस था, प्लस राशन और तमाम तरह की सुविधाएं उसमें चली थी। मुझे लगता है कि बीजेपी जो धारा 370 के नाम पर आज तक वोट मांगती आई है, पिछले 2 साल से एक भी कदम ऐसा नहीं उठाया है जो इस दिशा में दिखाई देता हो। अमित रैना, सर एक मिनट, थोड़ा सा मैं अपनी बात कर रहा हूं। अमित रैना जी हैं एक वहां के कश्मीरी पंडित भाई, उन्होंने RTI लगाई MHA में कि क्या कोई आज तक खाका तैयार हुआ है। पिछले 2 महीने पहले की बात है, तो उत्तर नकारात्मक आया कि अभी तक केंद्र सरकार का कोई पुनर्वास का खाका तैयार नहीं है। पहले हमेशा से आपने राजनाथ सिंह जी का भी नाम लिया, उन्होंने कहा था सैटेलाइट क्लस्टर शब्द इस्तेमाल किया गया था कि सैटेलाइट क्लस्टर हम वहां पर बनाएंगे, लेकिन आज फिर वापस ट्रांजिट अकोमोडेशन पर बात आ गई है। फिर उसके बाद आया कि सेपरेट टाउनशिप्स बनाई जाएंगी। यहां से आपने देखा होगा एक सैनिक कॉलोनी के नाम पर किस तरह से जम्मू कश्मीर में बवाल हुआ था, पूरे देश ने देखा है।
छोड़ दें हम। नहीं, हम मैं हाँ, केवल उन्हीं मुद्दों पर जा रहा हूं कि जिस तरह से आज बीजेपी की वहां पर जो सरकार है वो अलगाववादियों के चरणों में लोटपोट है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब की आज आत्मा सोचती होगी कि बीजेपी कर क्या रही है। अमरनाथ यात्रा पर जो इन्होंने वोट मांगे उसके बाद एक कदम मुझे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने नहीं बताया। हमने नहीं सर, आलोक जी बहुत सेंसिटिव इशू है। सुनिए, हम कश्मीरी पंडितों के रीसेटलमेंट की बात कर रहे हैं, उनके पुनर्वास की। आप धारा 370 में चले गए, फिर आप कहां पर लोटपोट हो रही है। कश्मीरी हम वो छोड़ दें, उसके लिए वो हम किसी और दिन के लिए छोड़ दें सर। मैं कहता हूं कि बीजेपी छोटी टिप्पणी बनती है। देखो, अगर आप विषय पर रहते हो तो मुझे कोई दिक्कत, मैं चुप रहता। आप मुझे बताइए 2 साल में अगर एक भी व्यक्ति को जॉब मिला हो। आलोक जी एक मिनट, बोल सकता हूं आलोक जी एक मिनट, कश्मीर की समस्या का जनदाता कौन है? कांग्रेस। आज कश्मीर जनदाता भी चले गए हैं। मैं पूछ रहा हूं आलोक जी एक मिनट, आलोक जी एक मिनट, आलोक जी सुनिए और देश को जो समस्या का जिनके पास समाधान सुनिए, माफ कीजिएगा ये फिलहाल नहीं मुझे बताएं, एक मिनट आलोक जी, आलोक जी मैं यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम लोग राजनीतिक बहस में जा रहे हैं, जो कि राजनीतिक बहस में इसमें नहीं करना चाह रहा था। एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद मैं सिर्फ मौका दूंगा सुशील पंडित जी को, क्योंकि कश्मीरी पंडितों की बात हो रही है और अगर उनकी तरफ से कोई बात उनके मन में क्या वो बात नहीं है तो फिर हमारे इस कार्यक्रम को करने का मकसद ही बेकार हो जाएगा। इस ब्रेक के बाद भाइयों बहनों, नीम कोटिंग यूरिया के कारण आपकी जमीन को बचाने में, आपकी फसल को बचाने में और आपके पैसे बचाने में काम आने वाला है। इस नीम लेपित यूरिया से और क्या क्या लाभ है? एक तो इसकी खपत कम होती है और इसमें नीम होने के कारण कीट भी कम आते हैं, मिट्टी और फसल खिल उठते हैं। ये नीम लेपित यूरिया का उपयोग केवल खेती बाड़ी के लिए होता है। इस साल यूरिया का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। अब ये नीम लेपित यूरिया हर जगह आसानी से मिलता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। नीम लेपित यूरिया का वरदान, लहलहाते खेत, खुशहाल किसान। अरे इधर आसपास 4-5 बैंक हैं, पर इतने सालों में किसी ने मेरा खाता नहीं खोला। कभी कहते हैं कागज दो, कभी कहते हैं गारंटी दो। अरे गरीब का खाता कभी खुला है? अखबार में जनधन योजना खबर छपी, बैंक वाले आए खाता खोलने। अभी मेरी पेंशन सीधी मेरे खाते में जमा होती है, मेरी फसल और मनरेगा के पैसे भी, और मेरा वजीफा भी। जो कभी बैंक नहीं गए, अब बैंक उनके पास आता है। 21.81 करोड़ जन धन खाते खोले गए, जिसमें खाताधारियों के द्वारा 37,616 करोड़ से अधिक राशि जमा की गई। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की नीति लागू करने से 31 करोड़ लाभार्थियों के बैंक के खाते में 61,000 करोड़ से अधिक की राशि पहुंचाई गई। इससे भ्रष्टाचार भी कम हो गया। देश में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से बोगस लाभार्थियों और बिचौलियों को हटाकर 36,500 करोड़ की बचत। अब की बार खाता खुला यार। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 भरोसेमंद फाइनेंस डाइवर्सिफाइड ब्रांड, जो आपको देता है भारत का सबसे बढ़िया गोल्ड लोन, यानी सबसे बढ़िया ब्याज दर, सबसे अधिक लोन राशि, घर बैठे ऑनलाइन गोल्ड लोन की सुविधा, ऑनलाइन इंटरेस्ट का भुगतान करें, कॉल करें 1800-120-2838। हम सब स्कूल साइकिल से जाते हैं, सुबह 8 बजे से 4 बजे तक वहीं रहते हैं। पहले स्कूल में शौचालय न होने के कारण कभी इधर तो कभी उधर जाना पड़ता था। बारिश के दिनों में तो पूछो ही मत। और अब तो हमारे स्कूल में भी शौचालय है, लड़कों का अलग और लड़कियों का अलग। स्वच्छता अभियान की वजह से लोगों में सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ी। 1.92 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया। रूरल सैनिटेशन कवरेज 42% से बढ़कर 52% हो गई है। स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय के अंतर्गत लड़कियों के लिए 4 लाख से अधिक शौचालय बनाए गए। अब की बार मिला अपना अधिकार।
दो टुक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कश्मीरी पंडितों की वापसी की बात कर रहे हैं कि क्या उनकी वापसी कश्मीर में घाटी में फिर से हो पाएगी। महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा में एक फॉर्मूला पेश किया, कितना सही है वो फॉर्मूला और क्या वो प्रैक्टिकल फॉर्मूला, इससे बात कर रहे हैं। हमारे साथ आरपी सिंह साहब जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, सुशील पंडित जी कश्मीर मामलों के जानकार हैं और साथ साथ आलोक शर्मा जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम थोड़ा सा झगड़े, मेरी कोशिश, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस मुद्दे पर अगर हम थोड़ा गंभीरता से बात करें और मुद्दे से भटके ना तो शायद हम कश्मीरी पंडितों के कॉज के लिए कुछ कर पाएंगे। सुशील पंडित जी, आपको क्या लगता है, क्या ये एक फॉर्मूला हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि ये समस्या को या तो समझते नहीं हैं या समझना चाहते नहीं हैं। जी। कश्मीरी पंडित कोई बाढ़ पीड़ित या भूकंप के कारण विस्थापित समुदाय नहीं है। कश्मीरी पंडितों के पास अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय, अपने काम थे, अपने घर थे, अपना मोहल्ला था, वो वहां रहते थे। वो वहां से निकलने को इसलिए मजबूर हुए क्योंकि वहां जिंदा रहना मुश्किल हो गया। ठीक बात। तो लौटने से पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि क्या उस परिस्थिति में कोई अंतर आया है? आज आतंकवादियों के डर के कारण कोई एमपी और एमएलए बिना दस्तों के, सिक्योरिटी फोर्सेस के अमले के बिना नहीं चल सकता। संगीनों के साए में चलते हैं वो वहां। जी। तो वो क्या एक आम नागरिक को सुरक्षा मुहैया करवा पाएंगे जो वहां कत्ल का शिकार हुए, रेप का शिकार हुए, हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारे घर उजाड़े गए? तो सबसे बड़ी बात है सुरक्षा। सुरक्षा की दृष्टि से अभी कश्मीर में कुछ बदला हो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। इसीलिए वो उन्होंने कंपोजिट कॉलोनी की बात की, टेम्परेरी की, जिसमें आज सेना की छावनियां निरापद नहीं है जी। आज उनके कॉन्वॉयज के ऊपर हमले होते हैं जी। आज पुलिस थानों को लूटा जाता है। आज सॉफ्ट टारगेट्स नहीं निकाले जाते। आज आर्म्ड पुलिसमैन जो हैं या सैनिक हैं उन पर आक्रमण करके उनके हथियार छीने जाते हैं। तो आप किन कॉलोनीज की और किन टेम्परेरी होम्स की और किस जमीन की और किसकी बात करते हैं? तो फिर क्या होगा, क्या रास्ता है आपको लगता है, क्या रास्ता होना चाहिए? नंबर एक, ये एक समस्या है कि वहां सुरक्षा की परिस्थिति में कोई अंतर नहीं आया है बल्कि बिगड़ी है। पहले निरापद और निहत्थे लोग शिकार बनते थे, आज सेना और पुलिस शिकार बनती है और उनकी छावनियां और उनके थाने शिकार बनते हैं और एट विल जब चाहे जहां चाहे उन पर आक्रमण होता है। ये एक परिस्थिति है जी। और दूसरी परिस्थिति ये है कि तब इस समुदाय के हजारों लोग जो मारे गए, लूटे गए, उनके किसी भी एक अपराधी का एक अपराध आज तक सिद्ध नहीं हुआ है, किसी पर एक सजा नहीं हुई है, कोई इसके लिए सेंटेंस नहीं किया गया है जी, कन्विक्ट नहीं किया गया। और न सिर्फ ये, जो करने वाले थे वो वहां छुट्टे घूम रहे हैं, वो वहां के नेता बने हुए हैं, वो वहां के हीरो बने हुए हैं और वो तय कर रहे हैं कि हम किन शर्तों पर वापस आएंगे। क्या आप चाहते हैं कि उनके विक्टिम्स वहां जाकर के उनके पड़ोस में, उनके आसपास रहें और उनको घूमता हुआ देखें? क्या रास्ता क्या है? ये शर्मनाक स्थिति नहीं है? सुशील जी, क्या रास्ता जो दल आपस में लड़ते हैं कि 2 कमरे का मकान होगा कि 1 कमरे का होगा, उसमें मुसलमान और सिख साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उनको इतनी अक्ल नहीं है कि वो ये पूछें कि क्या हुआ इन मुद्दों का। इसलिए मैं कहता हूं कि उनकी समझ में कमी है। न सिर्फ समझ में कमी है, उनकी नीयत में कमी है जी, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम वापस जाते हैं तो अपने घर, अपनी जमीन पर वापस जा रहे हैं। हम वहां के बराबर के नागरिक हैं। ये किसी को तय करने का अधिकार नहीं है कि हम किन परिस्थितियों में जाएंगे, कहां जाएंगे, कैसे रहेंगे, पड़ोस में किसके रहेंगे। ये हम तय करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। ये हम लेकिन तय क्या करेंगे। हो, वो रास्ता क्या हो, मैं वही आपसे पूछ रहा हूं। तय कश्मीरी पंडितों को ही करना चाहिए। जाहिर तौर पर उनका दर्द है, उनको अपनी वापसी ले, उनका हक है, तो वो क्या, रास्ता क्या हो, मैं आपसे वही पूछ रहा हूं। वो रास्ता, सबसे पहले तो जो पहली 2 शर्तें हैं, ठीक है, सुरक्षा होनी चाहिए वहां पे, सुरक्षा होनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। जी, ठीक। सुरक्षा और न्याय के उपरांत आप समुदाय के साथ बैठ करके पूछें उनकी मंशा जाने के वो कैसे जाना चाहते हैं। आप किसी महल में बैठ करके तय नहीं कर सकते कि वो कैसे जाएंगे और इनको भेड़ बकरियों की तरह हाँक करके वहां ले जाया जाए। ये सबसे बड़ी शर्त है। और दूसरी बात, मैं नेतृत्व की नीयत पर शक करता हूं जी।
आपने जो बात कही वो मुद्दा आपका वैलिड है, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन दो बातें जो आपने महत्वपूर्ण उठाई, आपने कहा कि एक तो नियत क्या है नेतृत्व की, और दूसरा सवाल जो है वो ये है कि कश्मीरी पंडितों से पूछना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए कि किन परिस्थितियों में कैसे लौटना चाहते हैं। उस पर जाहिर तौर पर जिम्मेदारी जो है राजनीतिक पार्टियों की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। उस पर मैं दोनों राजनीतिक पार्टियों से उनका मत लूंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। प्रकाश सूर्या, जीवन भर साथ का वादा, दमदार मजबूती की मिसाल। प्रकाश सूर्या GI पाइप्स, चले सालों साल। एक बढ़िया सा CFL लैम्प देना। ये लीजिए। ये बढ़िया है, इसकी क्या गारंटी है? ये देखिए, इस पर ISI का निशान है, जो किसी भी प्रोडक्ट को कड़े परीक्षण से गुजरने के बाद ही दिया जाता है। हर CFL लैंप पर ISI का निशान अनिवार्य है। पर कैसे पता चलेगा कि ये ISI मार्क असली है? असली ISI मार्क के साथ मानक का नंबर और उत्पादक का 7 अंकों का लाइसेंस नंबर भी होता है, समझी? ISI का निशान, क्वालिटी गारंटीड। जागो ग्राहक जागो। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया, इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। अच्छा बच्चों, सबसे तेज गति किसकी होती है? मास्टर जी, शहर से गांव बिजली को यहाँ आने में 60 साल से ऊपर लग गए, और मास्टर जी कहते हैं कि बिजली सबसे तेज चलती है। 1000 दिनों के अंदर 18,500 गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी, और अब तक 7,700 से ज्यादा गांवों में बिजली पहुंच भी गई। जहां 2 साल पहले 2/3 बिजली घरों में कोयले की कमी थी, वहां आज सभी बिजली घरों में कोयले के पर्याप्त भंडार हैं। 10 करोड़ से ज्यादा LED बल्ब बांटे गए। मास्टर जी, लगता है अब की बार मिटेगा अंधकार। दो टुक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने एक फॉर्मूला एक तरह से पेश किया, अलगाववादी इस पर लगातार राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि हम इस मंच पर क्या करें, राजनीति ना करें। अगर हम सीधे सीधे बात करें, आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी सिंह साहब, जो बातें सुशील जी ने उठाई, आपको लगता है कि एक पहल होनी चाहिए कश्मीरी पंडितों के साथ, उनके संस्थाओं के साथ बैठ करके कि कैसे ये चीज हो सकती है? उसका शायद थोड़ा सा अभाव है, उसका थोड़ा सा शायद दर्द है। मैं सुशील मेरे मित्र भी हैं और पुराने दोस्तों में से हैं। सुशील जी ने इस बार इस तरफ इंगित नहीं किया कैसे जाएंगे। मैंने अभी शुरू में कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ बैठकर उनसे सलाह कर और अब भी उनसे लगातार सलाह हो रही है। मतलब कश्मीरी पंडित को जहाँ सुशील जी भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई और सेक्शंस भी हैं, कई और लोग भी हैं, उनसे लगातार वहाँ की गवर्नमेंट की और केंद्र सरकार की लगातार बातचीत हो रही है, और बातचीत के माध्यम से जो रास्ता निकलेगा। मैं आप शायद इस बात को दो बात को मैं अभी कहा, जो सारी बयानबाजी हो रही है वो हो रही है सर उनके लिए जो वहाँ पे एम्प्लॉइज हैं जी, जो मोदी जी के पैकेज जो भी उन्होंने दिया है उसके अंतर्गत जो वहाँ एम्प्लॉइज कश्मीरी पंडित हुए हैं, उनका कैसे वहाँ पे हो बसर हो, वो कैसे वहाँ पे रहें, उसकी बात हो रही है। वो प्रॉब्ली ये हो सकता है कि वो स्टेप 1 हो सकता है। स्टेप 2 में होगा कि बाकी जो कश्मीरी पंडित आए वो किस प्रकार आए, रीसेटलमेंट। आप कह रहे हैं शुरुआत एक तरह से की है। ये शुरुआत एम्प्लॉइज के लिए होगी। उसके बाद बाकी लोग आए, बाकी लोग वहाँ रहें। और जहाँ तक सिक्योरिटी की स्थिति है, वो मैं मानता हूँ सिक्योरिटी की दिक्कत है, वहाँ पर इशू है, परंतु ऐसी भी स्थिति नहीं जैसी 1989 में थी, जब 90 के दशक में इस प्रकार स्थिति खड़ी की गई। और मैं जब पूरा ये भी मानता हूँ, जब पूरा इस प्रकार का माहौल बनेगा तभी जाएंगे लोग। ऐसे बिना वहाँ अपनी जान गंवाने के लिए या अपने बच्चों की जान गंवाने के लिए कोई जाएगा। क्योंकि जो बात सुशील जी ने कही, महबूबा मुफ्ती ने खुद कहा, उन्होंने कहा कि जब हमारे विधायक और तमाम नेता जो हैं वो होटल्स में रह रहे हैं, उनके पास सुरक्षा नहीं, तो हम कैसे उम्मीद करें कि लोग अपने घर इस तरह से वापस जा पाएंगे। परिस्थिति उस प्रकार की बनने की जरूरत है। और मैं
मेरा मानना है कि आने वाले साल 1.5 साल में स्थितियां उस प्रकार आएंगी। मैं आपके चैनल पे दोबारा आऊंगा, देखिए उस प्रकार की परिस्थिति बनेगी यहाँ पर एक माहौल वहां बनेगा, एक खुशनुमा माहौल बनेगा, वहां पर दोनों कम्युनिटीज सब मिलकर एक साथ रह सके। वो किस ढंग से होगा मैंने वापस ये कोई हम पहले उन पर शर्त नहीं लगा रहे, वो उस समय आने वाले दिनों में तय कर किस प्रकार वहां जाएंगे, अपने घरों में वापस जा सकते हैं, या शुरू में कुछ ट्रांजिट कैंप में जाए, वहां से सेकंड फेज हो जिसमें अपने घरों में वापस अपने लिए जमीन खरीद सके, या कुछ कंपोजिट कॉलोनी बन सके जहां पर बाकी लोग भी आ सके। परंतु अभी स्टेप वन है कि जो लोग वहां पे जो कश्मीरी पंडित जो एम्प्लॉइज वहां रखे गए हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार रखे हैं, उनके लिए वहां रहने की कोई व्यवस्था हो, उसकी ये चिंता है। और उसमें मैंने कहा जैसे हमारे एमएलएज हैं, कुछ एमएलसीज हैं, कुछ और इस प्रकार के लोग हैं जो जिनके ऊपर अपने ऊपर खतरा है, तो सबके लिए एक कॉम्पोजिट जगह हो जाए, वो भी एक एक कमरे के होटल में, होटल के एक कमरे में 4-4 लोग रह रहे हैं, तो वो उससे निकलकर ये ढंग से रह पाए, ये आज उस स्थिति की चिंता हो रही है। और मैं क्योंकि आप वापस आलोक जी के पास जाएंगे, मैं माफी चाहूंगा आलोक जी, कृपा कर इसको अगर आप राजनीतिक पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बहुत दिक्कत होगी। और मैं घूम फिर कर मैं वही कह रहा हूं, घूम फिर कर बातचीत आप ही आएगी, घूम फिर कर बातचीत आप पे आएगी। और मुझे कोई टिप्पणियां करने में मुझे कोई कमी नहीं है, और मेरे तर्कश में कोई बाणों की कमी नहीं है। दोनों लोग बहुत कर सकते हैं क्योंकि दोनों लोग बहुत मतलब सिद्धांत से बहुत है। और जब मुझे ये जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट एक तरह से नहीं किया, तो मुझे लगा था कि हम लोग एक स्वस्थ माहौल में अच्छी बात, कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक बात कर पाएंगे राजनीति से अलग। आलोक जी, देखिए मैं समझता हूं अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को भी समझ आने लगा है कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, उस जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर वोट नहीं मांगनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि धारा 370 को हटा देंगे, इनके मैनिफेस्टो में था, हमारे में धारा 370 में हटाने के जब हटाना होगा, आपने तो देश का बड़ा कर किया चलते हुए आप धारा 370 की बात करते हो। माफी चाहता हूं, बीजेपी सुनना नहीं चाहती की जड़ में आप बीजेपी मैं जानना चाहता हूं, बीजेपी सुनना भी क्यों नहीं चाहती? पूरे देश के आगे आतंकवाद इतिहास, पाकिस्तान से आतंकवाद को जो सहारा दे रहा है, कांग्रेस के नेता वहां जाकर घुटने देखते हैं। आरपी सिंह साहब एक मिनट, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आलोक जी से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हम लोग इतना इतिहास में क्यों जा रहे हैं? हम आज की स्थिति में हम एक बात कर रहे हैं, संवेदनशील मसले की बात कर रहे हैं, उस मसले पर राजनीतिक पार्टियां अपना मत रखें, कैसे आगे बढ़ सकता है वो शायद ज्यादा अच्छा होगा। सिंपल बात कही कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, बीजेपी को अब समझ आई, इससे ज्यादा क्या कहा बताइए, लेकिन बीजेपी शायद सुनना नहीं चाहती। चलिए आपको क्या लगता है, क्या कहा कि साहब हम बहुत सीरियस हैं वहां के मुद्दे पर। मैं पूछना चाहता हूं, एक भी जॉब कश्मीरी पंडित को पिछले 2 साल में मिली हो तो नाम बताएं उसका, पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा, एक भी ऐसा ट्रांजिट कैंप हो जिसमें जो विस्थापित हमारे भाई हैं वो वापस गए हो, एक नंबर भी बढ़ा हो तो बता दीजिए। तीसरा सवाल, आप कह रहे हैं सीरियस हैं, पहली बार हुआ है पिछले 21 साल 22 साल के इतिहास में कि 4-4 महीने तक कश्मीरी पंडित भाइयों को ट्रांजिट कैंप में राशन नहीं मिला है। क्या ये सीरियसनेस है आपकी? आप कहते हैं कि साहब केंद्र सरकार बहुत सीरियस है, आरटीआई कहती है कि हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई प्लान नहीं है। आप कहते हैं कि साहब हम तो उनको बिल्कुल बसा के रहेंगे। मैं नाम बता रहा हूं, अमित रैना ना, मैं नाम बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना, क्या मुझे बताइए ना, पिछले 2 साल में एक भी व्यक्ति को क्या कर दिया वो बताइए। ये आपने क्या कर दिया? सुशील जी आपको लगता है, सुशील जी कश्मीर की जड़ में सुशील जी हमने सोचा था कि इस मुद्दे पर एक थोड़ी सी राजनीतिक हम वो बनाएंगे, समझ बनाने की कोशिश करेंगे, एक एकता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल लग रहा है कि राजनीति में प्रॉब्लम ये समस्या का समाधान है नहीं, इसलिए चिल्लाते हैं। वही दिक्कत है ना, आप आरोप लगाते वो जवाब देते, वो आरोप लगाते हम लोग इतिहास में चले जा रहे हैं सर, दिक्कत यही हो रही है, हम लोग बार बार इतिहास में चले जा रहे हैं, हम लोग दूसरे मुद्दों पर चले जा रहे हैं। सुशील जी आपको लगता है कि इस तरह से तो अगर बात होगी तो शायद हम लोग किसी हल पे ना पहुंच पाए, लेकिन फिर भी क्या हो सकता है रास्ता? आप जिस तरह से अलगाववादी इस पर राजनीति कर रहे हैं, आपको लगता है माहौल फिर से भड़काने की कोशिश हो रही है? सबसे बड़ी त्रासदी पता है क्या है अमिताभ जी? हमारे लौटने के मुद्दे पर जितने भी अलगाववादी हैं, वो जिस भी मत के हैं, वो सब एक हो जाते हैं, वो सब एक हो जाते हैं हमें रोकने के लिए। आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन हमारे लौटने के मुद्दे पर इस देश की राजनीतिक शक्तियों में एक पॉइंट का सामंजस्य नहीं है। जी, राष्ट्र हित के प्रति इतना लेश मात्र भी दर्द नहीं है, वो वहां पर भी अपनी चवन्नी की मूंगफली बेचेंगे, उस मुद्दे पर भी। जी जी। जबकि कश्मीर में
हुर्रियत के 2 फैक्शन हैं। बिल्कुल, दोनों एक हो इस मुद्दे पर, दोनों एक साथ मिलकर चार तंजीमें हैं जी जी, और उसके नेताओं में अलग फैक्शंस हैं, उनके झगड़े हैं, लेकिन इस मुद्दे पर वो एक हो जाते हैं इस देश की जड़ में मट्ठा डालने के इशू। ये इतनी बड़ी त्रासदी है और ये देश की राजनीतिक दलों को, नेताओं को, यहाँ की विचारधाराओं की आंखें फूटी हैं, दिखता नहीं है कि कम से कम कुछ मुद्दों पर वो राजनीति से ऊपर बिल्कुल बिल्कुल। आपने आप सुनिए, मैं आपको आरपी सिंह साहब, क्योंकि आप वहां पर सत्ता में हैं, आप देश की सत्ता में हैं वहां, तो क्या एक जो सुशील जी का डर था, एक राजनीतिक एकता बनाने की कोशिश, मैं कह रहा हूं आप इसकी समस्या की जड़ में कौन है, क्या कैसे है, इस पर मत जाइए, क्या एक एकता बनाने के लिए, राजनीतिक एकता बनाने के लिए आप इस पर पहल करेंगे कश्मीरी पंडितों के साथ, कांग्रेस के साथ, बाकी पार्टियों के साथ, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है? मैंने कहा, आपने शुरू में मैंने कहा कि हमने अभी कश्मीरी पंडितों के साथ रास्ते खोले हैं, उनसे बातचीत हो रही है, और जैसे उनके हिसाब से जब उनको लगेगा ठीक है, माहौल ठीक है, वहां सिक्योर हो गया मामला, और उनके हिसाब से जैसे लगेगा वैसे काम किया जाएगा, ये भी कोई जबरदस्ती थोपा नहीं जाएगा। एक मिनट। और दूसरी बात, आप जिनके आतंकवादी ग्रुप की बात करें उनकी चिंता मत करिए, उनकी चिंता नहीं कर रहे, और देश वो नहीं चलाते, और देश चलाते होते तो इलेक्शन लड़कर वहां पे काम करते, ठीक बात है। और सुन लीजिए, उनकी कोई परवाह नहीं है, हमने जब करना होगा, हमको माहौल ठीक करना होगा, तो उन सबको बंद करके बिस्तर में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे उनको, उसकी चिंता मत करिए आप। परंतु एक मिनट, मैं वापस कह रहा हूं, कश्मीरी पंडितों के साथ सलाह करते हुए, अभी भी बातचीत चल रही है, बाकी लोगों से बातचीत चल रही है, उनसे सलाह करते हुए जैसे उपयुक्त होगा, जैसे उनको कंफर्टेबल होगा, उस परिस्थिति के हिसाब से उनको वहां लेकर जाएंगे, जोर जबरदस्ती नहीं होगा और अच्छे माहौल में लेकर जाएंगे। मेरे पास समय नहीं है, पर मैं आखिर में जो सुशील जी की बात थी, मैं उसमें एक बात जरूर जोड़ दूं कि इस मुद्दे पर कांग्रेस और पॉलिटिकल पार्टी, दूसरी राष्ट्रीय पार्टी है, उस पर भी तमाम पार्टियों के साथ लेकर चलने की कोशिश होनी चाहिए, पहल होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला देश का है, कश्मीर का है। मैं इस पर फिर मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, लेकिन मैंने कहा, मैं यही चाहता हूं कि इस मुद्दे पर कम से कम तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एकजुट होकर सोचें, क्योंकि बहुत संवेदनशील मसला है, राजनीति थोड़ा सा परे रख दें। और सुशील जी ने बहुत सही कहा कि अलगाववादी, आतंकवादी इस मसले पर एकजुट हो जाते हैं, तो राष्ट्रीय पार्टियां इस मसले पर जो है देश हित के लिए एकजुट क्यों नहीं हो सकती, होना चाहिए, और जिम्मेदारी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की है। फिलहाल 2 टुक में इतना ही, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आज बस इतना ही, आपसे बुधवार को फिर मुलाकात होगी 2 टुक में। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।